discussion for about chapter 4 of Political Science Part 1 book Alternative Centers of Power. In this chapter, we will talk about mainly 4 things. First is European Union, second is ASEAN, third is China, and the fourth is Indo-China relations. First EU का बैकग्राउंड क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ हुआ कि यूरोपियन स्टेट्स ने जो अपने रिलेशंस बनाए थे वो सारे तबाह हो गए और जो जिस अजम्पशन पे यूरोप फाउंड हुआ था वो भी हिट गया, जिसकी वजह से जो यूरोपियन लीडर्स थे वो सोचने लगे कि अब यूरोप का क्या होगा, क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनी कंटिन्यू करनी चाहिए या ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ प्रिंसिपल बनाना चाहिए जिससे उसका इंटरनेशनल रिलेशन बढ़े। तो ये तीन इसका बैकग्राउंड था यूरोपियन यूनियन बनने से पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन यूनियन स्टेट्स का क्या किया था। और हम पढ़ेंगे कैसे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स थे वो सारे अपने रिलेशंस को सुधारने में लगने लगे। यूएस ने इसकी बहुत मदद की थी क्योंकि यूरोपियन स्टेट जो थे वो सारे डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, उनकी इकोनॉमिक्स पूरी बर्बाद हो गई थी। तो पहला अमेरिका ने उनको बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प की एक प्लान के अंदर, जिसे कहते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंदर एक ओएक एस्टैब्लिश हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन ये काम था कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एड करना, उनकी मदद करना। धीरे धीरे ओएक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर यूरोपियन स्टेट्स कोऑपरेट करने लगे ट्रेड और इकोनॉमिक मैटर्स में। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। एक हुआ काउंसिल ऑफ यूरोप, 1949 में बनाया गया ताकि इन लोगों के इकोनॉमिक रिलेशंस और बढ़े। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। ये भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस करता था ये वाला। फिर पूरे यूरोप का एक कॉमन पार्लियामेंट बनाया गया ताकि इन लोगों को पॉलिटिकल डायमेंशन भी हो। पॉलिटिकल के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया था। और इस सब के बाद फाइनली 7 फरवरी 1992 में यूरोपियन कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था maastricht ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन करके फाइनली यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। ये वाली ट्रीटी इस डेट को साइन हुई थी। तो पहला स्टेप ये था कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प की थी मार्शल प्लान के अंदर। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया 1948 में, ताकि फिर धीरे धीरे ओएक एक फोरम बन गया जहाँ पर यूरोपियन स्टेट्स इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर्स में कोऑपरेट करने लगे। फिर पॉलिटिकल डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया 1949 में। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई 1957 में। फिर एक पॉलिटिकल डायमेंशन और प्रोवाइड करने के लिए एक कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया। एंड फाइनली इस डेट के दिन इस ट्रीटी को साइन करके यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो गया। यूरोपियन यूनियन का क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड कर दिया था और कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर दी थी। पहला था कम्युनिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक।
वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है। तो इसकी जीडीपी $70 ट्रिलियन 2016 में, जो कि यूएस के बाद थी। मतलब पहले यूएस था, फिर इसके बाद इसकी जीडीपी थी 2016 में। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा, यूएस से भी ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे है ये। फिर तीसरा है, इसका जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो ईस्ट और अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज पे इसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक वाइज। फिर चौथा ये है कि इसका शेयर, इसकी जो करेंसी है यूरो, वो डॉलर पे एक थ्रेट की तरह पोज कर सकती है। इसके लिए इकोनॉमी में 3 है कि 4 पॉइंट ये हैं। पहला इसकी जीडीपी सेकेंड नंबर पे है, $17 ट्रिलियन थे 2016 में। दूसरा है, इसका शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूएस से भी ज़्यादा। इसकी करेंसी यूरो, यूएस के जो करेंसी है डॉलर, उस पर एक थ्रेट की तरह थ्रेट पोज कर सकती है। और इसकी इकोनॉमिक की पावर की वजह से एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में इसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। अब दूसरा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों हैं। पहला, इसके 2 मेंबर्स फ्रांस और ब्रिटेन यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। और ये बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से यूएन की पॉलिसीज पे इसका इन्फ्लुएंस है। ये बहुत सारे मेंबर्स जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपियन यूनियन के हैं। और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे एक केस बताया गया है बुक में, इसने चाइना के साथ नेगोशिएट किया था 2 चीज़ों में, ह्यूमन राइट्स में और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में। जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। और वो ब्रिटेन और ये, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एरिया में भी बहुत अच्छा माना जाता है। और तीसरा, सिक्योरिटी कम्युनिटी। सिक्योरिटी में भी 3-4 बातें आती हैं। पहला, इसकी कंबाइंड फोर्सेज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। दूसरा, फ्रांस और ब्रिटेन के पास जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसका डिफेंस का एक्सपेंडिचर सेकेंड लार्जेस्ट है। सिक्योरिटी कम्युनिटी में लगभग सारे एरियाज में सेकेंड नंबर पे हैं। पहला, इसकी कंबाइंड फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो इसके मेंबर्स हैं उसके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और डिफेंस एक्सपेंडिचर इसका सेकेंड लार्जेस्ट है। और डिप्लोमेटिक में ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट सीट होल्ड करते हैं यूएनएससी में। और इसके बाद बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। दूसरा ये कि इसकी जो पॉलिसीज रहती है वो बहुत इफेक्टिव रहती है। केस बताया गया कि ईयू ने चाइना के साथ नेगोशिएट किया था ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, जो कि बहुत इफेक्टिव था। और इकोनॉमिक कम्युनिटी में इसकी जो जीडीपी 2016 में थी वो $17 ट्रिलियन थी, नेक्स्ट टू डेट ऑफ यूएस। इसका शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फर्स्ट है, यूएस से भी ज़्यादा है। इसकी करेंसी यूरो यूएस के डॉलर पे थ्रेट की तरह पोज कर सकती है। और इसकी इकोनॉमिक पावर की वजह से एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। सुपर पावर बढ़ने पे रोकती है। जैसे लिमिटेशंस हैं कुछ इसकी। पहली लिमिटेशन ये है कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, पहले इराक इन्वेजन हुआ था जो कि यूएस लेड कर रहा था। तो इराक इन्वेजन जो यूएस लेड कर रहा था, ईयू उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन जो इसका मेंबर है वो इसको रेजिस्ट कर रहा था। टोनी ब्लेयर ने मना कर दिया ब्रिटेन को कि हम इस इराक इन्वेजन में पार्ट नहीं लेंगे। दूसरा ये है, ब्रिटेन के एक और थे
मार्गरेट थैचर। इन्होंने यूके को आउट ऑफ ईयू मार्केट रखा है, बोले यूके और ईयू मार्केट के बाहर रहेगा, उसमें पार्ट नहीं देगा। और इसकी दो कंट्रीज हैं, डेनमार्क और स्वीडन। जिसने एडॉप्शन ऑफ यूरो को रेजिस्ट किया है, बोला हम लोग यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानेंगे। और चौथे, कुछ फॉरेन रिलेशंस और सिक्योरिटी पॉलिसी में भी कुछ कंट्रीज एक मतलब कंसेंसस नहीं रखती, वो नहीं करती है। फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी में बहुत सारी कंट्रीज कोऑपरेट नहीं करती, एक कॉमन चीज़ नहीं रखती है। कुछ कंट्रीज की अपनी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी अलग सी है। तो ये 4 लिमिटेशंस है जो यूरोपियन यूनियन को एज अ सुपर पावर बनने से रोकती है। यहाँ पे हाँ यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग है जिसमें 12 गोल्ड स्टार्स हैं, 12 गोल्ड स्टार्स हैं जो कि सर्कल में बने हैं। और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है उनकी यूनिटी को, कंप्लीटनेस को और परफेक्शन को। और 12 गोल्ड स्टार्स उनकी वो यूनिटी को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग एक ही में बाउंडेड हैं। अब दूसरा है एशियान, इसका भी बैकग्राउंड एशिया का बैकग्राउंड क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो साउथ एशियन कंट्रीज थी उसमें बहुत बार जापान और ब्रिटेन ने बार उसने कोलोनियल रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी, उसको बहुत सारा सफ़र करना पड़ रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एशियान की जो कंट्रीज थी, एशियन मेंबर्स थी, वो ये सब प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, जैसे पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गया। फिर फाइनली फॉर्मेशन ऑफ यूएन के बारे में 1967 में इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर और मलेशिया ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, जो फॉर्मेशन करता है एशियान की। फिर कुछ ईयर्स बाद न्यू कंट्रीज आई, जैसे ब्रूनेई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। ये 5 कंट्रीज ने बाद में एशियान को ज्वाइन किया था। एशियान के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, साथ ही में सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। पहला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। और दूसरा है we will formulate our policy based on the rule of law। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं एशियान के। जैसे यूरोपियन यूनियन ने कम्युनिटी एस्टैब्लिश की थी, वैसे एशियान ने भी सोचा हम लोग पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर के बाहर जाते हैं और हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन करते हैं। तो उसने 3 कम्युनिटी एस्टैब्लिश की थी 2003। सेम था इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। फिर पहला था एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। 3 थी इसकी कम्युनिटी। पहला था एशियन सिक्योरिटी, एशियन इकोनॉमिक और एशियन सोशल कल्चरल। एशियन की सिक्योरिटी में सारे मेंबर्स जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीस से सॉल्व करेंगे, ना
कि मिलिट्रेली हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरा, एशियान के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की है, जिसमें 5 मेन चीज थी। पहला था पीस, न्यूट्रलिटी, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल मैटर्स, और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। एशियन मेंबर्स ने ट्रीटी साइन की थी, जो कि बोलता था हम लोग पीस करेंगे, न्यूट्रलिटी रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग किसी के इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और हम लोग नेशनल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करेंगे। यूरोपियन इकोनॉमी में एशियान जो है उसकी इकोनॉमी जापान, यूएस और ये सबसे बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहला, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग एक कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे, और दूसरा उसने फ्री ट्रेड एरिया खोला है, जो बोलता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विस की फ्री ट्रेड एरिया खोला है 3 चीज़ों के लिए। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा लेबर और तीसरा सर्विस। एशिया ने ARF एशियन रीजनल फोरम इस्टेब्लिश किया है इन 1997। एशियन रीजनल फोरम इस्टेब्लिश किया है 1997 में, जो कि बोलता है कि जो हम लोगों का टॉक रहेगा वो इनफॉर्मल रहेगा, कोऑपरेटिव रहेगा और नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट रहेगा। और एशियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी में बार बार ये चीज़ देखी जाती है कि उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो, ताकि इकोनॉमी में कोई इफेक्ट ना पड़े। सोशो कल्चरल के बारे में लिखी है बुक में, लेकिन एक चीज़ दिया है विजन 2020। विजन 2020 एशियान के आउटवर्ड लुकिंग रोल को वो करता है, उसका आउटवर्ड लुकिंग रोल बताता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग एशियान के जो बाहर मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आउटवर्ड लुकिंग रोल में एशियान बोलता है कि हम लोग नेगोशिएशंस करेंगे। इसकी मेनली 3 है, इसकी है एनकरेजमेंट टू नेगोशिएशन, मीडिएटरी रोल ऑफ एशियान, एंड आउटवर्ड लुकिंग रोल। विजन 2020 में ये 3 चीज़ पे फोकस करता है। पहला, हम लोग नेगोशिएशंस को एनकरेज करेंगे, ना कि मिलिट्री को। और दूसरा कि नेगोशिएशंस मीडिएटरी रोल ऑफ एशियान, जैसे कि एशियान ने मीडिएटर बना था 2 चीज़ में, एक था ईस्ट तिमोर क्राइसिस और कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। ये दो चीज़ में एशियान जो था वो मीडिएटर था, मतलब बीच का था, और आउटवर्ड लुकिंग रोल की कैसे हम लोग बाहर के कंट्रीज के साथ कैसे डील करेंगे। ये विजन 2020 में ये 3 चीज़ को डिफाइन करता है। अब एशियान का इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है, तो रेलेवेंस ऑफ एशिया। जो अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज हैं, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, वो एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती हैं। पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो पहले एशिया को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि एशिया की इतना ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है, तो उसने एशिया के मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की। उसने तीन एशियन मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसलिए 3 एशियन
और इंडिया और एशियान का जो FTA था वो केम इनटू इफेक्ट आया था 2010। तो इसका रेलेवेंस ये है कि अफ्रीका और एशियन की कंट्रीज एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में पहले एशियान को उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में उसने ध्यान देना शुरू कर दिया था और मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और इंडिया और एशियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में इफेक्ट में आया है। थर्ड टॉपिक है हमारा चाइना। इसमें यह है कि चाइना को जब इंडिपेंडेंस मिली तो कैसे उसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, क्या उसने स्टेप्स उठाए, इसमें ये है। पहला, चाइना को थर्ड अल्टरनेटिव बोला जाता है, थर्ड अल्टरनेटिव पावर। ऐसा माना जाता है कि चाइना US को ओवरटेक कर देगा 2014 तक वो US से भी आगे चला जाएगा। और चाइना को ईस्ट एशियन ग्रोथ ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक मदद भी सबकी करता है, इकोनॉमी में मदद भी सबकी करता है। तो चाइना इसलिए थर्ड अल्टरनेटिव पावर है। अब इसने ऐसा क्या किया जो ये थर्ड अल्टरनेटिव पावर बना? पहला, इंडिपेंडेंस के बाद चाइना की इंडिपेंडेंस मिली थी उसको 1949 में, तो पहले से सोवियत मॉडल वो अपनाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ की लीडरशिप के अंडर चाइना ने 1949 में जब उसकी इंडिपेंडेंस मिली तो सोवियत मॉडल को उसने अपनाया था। सोवियत मॉडल ने उसके पहला सोवियत मॉडल ने ये बोला कि तुम ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट करो कि कभी हो ही ना वैसी, मतलब इतनी बड़ी इस्टेब्लिश करो कि तुम्हारी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी कभी थी ही नहीं। तो अब सोवियत मॉडल इस्टेब्लिश करने के बाद चाइना को क्या क्या बेनिफिट हुए? पहला बेनिफिट ये हुआ कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे से बैठ गई थी। दूसरा, वो अपने पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने लगा था और एजुकेशन भी देने लगा था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लेकिन सोवियत मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी चाइना पर। पहली लिमिटेशन ये थी कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत हो गया था, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं थी, पर कैपिटल इनकम जो है डिक्रीज हो रहा था और इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो एकदम मिनिमल था, बहुत छोटा हो गया था, एकदम मिनिमल था। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। हाँ, इसका एक और बेनिफिट ये था कि इसकी GDP जो थी वो 5 to 6% पे इंक्रीज हुई। इसका एक बेनिफिट ये था। बेनिफिट इसके तीन थे। पहले, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे से हो गया था। दूसरा, चाइना के पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन प्रोवाइड हो गई थी। और तीसरा, इसकी GDP 5 to 6% पे बढ़ रही थी। और लिमिटेशंस इसकी ये थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, पर कैपिटल इनकम डिक्रीज हो रहा था और इंटरनेशनल ट्रेड एकदम मिनिमल हो गया, जिसकी वजह से चाइना को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े थे अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। पहला था 1972 में चाइना ने US के साथ रिलेशन बना लिए थे, अपने पॉलिटिकल आइसोलेशन को खत्म कर दिया था। दूसरा ये था ज़ोउ एनलाई में, जो कि प्रीमियर थे या चाइनीज लीडर थे, उन्होंने 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किया था। पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरी इंडस्ट्री, चौथा सर्विस। ये 4 एरियाज उन्होंने ज़ोउ एनलाई ने 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किया था। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा साइंस एंड टेक, तीसरा इंडस्ट्री और चौथा सर्विस। फिर 1978 में
देंग जियाओपिंग वो भी एक चाइनीज लीडर थे। इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे चाइना में। देंग जियाओपिंग ने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए थे, मतलब वो किए थे, प्रपोज किए थे। पहला ओपन डोर पॉलिसी क्या था? ओपन डोर पॉलिसी ये बोलता था कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाएंगे कि लेबर और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, मतलब वो इस्टेब्लिश की थी, प्रपोज की थी। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था? पहला 1982 में 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हो गया था। अब एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन से क्या बेनिफिट हुआ था? पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ गई थी, और दूसरा रूरल इनकम्स बढ़ गई थी। इंक्रीज हो गई थी दोनों, और रूरल इनकम्स बढ़ने की वजह से रूरल सेविंग्स भी बढ़ गई थी, जो कि रूरल इंडस्ट्री को ग्रोथ हो रही थी, जिस वजह से चाइना की रूरल इंडस्ट्री। और 1998 में इंडस्ट्री को उसने प्राइवेटाइज किया, इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया। ये दो चीज़ उसने की थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई थी, ये सब बहुत बेनिफिट हुआ था। इसने सेस भी क्रिएट किए थे, और ट्रेड बैरियर्स वही सेस ही में हटाए थे, ऐसा नहीं हर जगह हटा दिए थे। अपने ट्रेड बैरियर्स को सिर्फ सेस ही में हटाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो इसलिए चाइना को ऐसा बोलते हैं कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक शॉक यूरोप ने जैसे नहीं की थी, जैसे सोवियत यूनियन ने शॉक थेरेपी की थी, जैसे सोवियत यूनियन ने शॉक थेरेपी की थी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे फेलियर्स भी वो करने पड़े थे। लेकिन चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं की थी, बल्कि अपनी इकोनॉमी को टुकड़ों में खोला था। पहला 1972 में चाइना ने यूएस के साथ रिलेशंस बना लिए थे। 1973 में ज़ो एनलाई ने 4 इयर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किया था। 1978 में देंग जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। फिर 1982 में एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन हुआ था, 1998 में इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन हुआ था। लेकिन चाइना ने जब ये यूएस के कैपिटलिज्म को फॉलो किया था, तो भी उसको बहुत सारे लिमिटेशंस हुए थे। पहला, करप्शन बढ़ गया था जब कैपिटलिज्म की फॉलो की थी चाइना ने। करप्शन बढ़ गया था। दूसरी, इनइक्वालिटीज आ गई थी रूरल और अर्बन में। तीसरा ये था कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। लगभग 100 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनके पास कोई जॉब ही नहीं थी। तो कैपिटलिज्म के फॉलो करने के बाद भी चाइना को कुछ लिमिटेशंस फेस करनी पड़ी थी। पहला, करप्शन और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी बढ़ गया था। इनइक्वालिटीज बढ़ी थी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा वर्स हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जो 100 मिलियन पीपल लगभग अनएम्प्लॉयड थे। तो चाइना ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को जब फॉलो किया, तो भी कुछ लिमिटेशन दोनों में आई। चाइना का रिलेटिव्स क्या है? पहला, इसको ड्राइवर ऑफ ईस्ट ग्रोथ बोला जाता है। दूसरा, इसका एक्सेशन हुआ था जब WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से
एशियान को भी मदद की जब इसका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में। इसकी एक वो है टेरिटरी है या ताइवान, जो कि ये बोलती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन चाइना हमेशा इसको क्लेम करता है कि मेरा है। तो इसको मनाने के लिए कि हम लोगों में वो हो जाए कि इसकी भी वो इकोनॉमिक हेल्प बहुत ज़्यादा ही करता है, ताकि इसका ये भी मेरी टेरिटरी के अंदर आ जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ताइवान जो है वो चाइना में ही है। और ये अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की भी बहुत सारा इकोनॉमिक हेल्प करता है। चाइना के एक एलिमेंट जिसको ड्राइवर ऑफ एशियन ग्रोथ बोला जाता है, एक्सेसिव WTO हुआ था इसका 2011 में, जिसकी वजह से इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसमें एशियन की मदद की थी। फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था एशियन में 1997 में, ताइवान को अपने में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक हेल्प करता था उसकी, और अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में भी इसने बहुत सारी इकोनॉमिक एड की थी, जिसकी वजह से चाइना को थर्ड अल्टरनेटिव बोला जाता है। फोर्थ टॉपिक है इंडो चाइना रिलेशंस। इंडिया और चाइना बहुत एशियन सिविलाइजेशंस हैं और बहुत टाइम से बॉर्डर को शेयर कर रही हैं। इनिशियली में भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया और चाइना का रिलेशंस बढ़ा था और बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे कुछ इरिटेंट्स आने लगे थे, कुछ बाधाएं आने लगी थी इन दोनों के रिलेशंस में। पहला कुछ कॉन्टेंशियस इशूज थे, जैसे पहले तिब्बत प्रॉब्लम, सिक्किम इशू, साइड चेन, चाइना एड टू पाकिस्तान। ये इंडो चाइना रिलेशंस के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। पहला तिब्बत प्रॉब्लम, 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, उसके कल्चर उसको डिप्रेस करने लगा था, सप्रेस करने लगा था। इसकी वजह से इंडिया, दलाई लामा, जब तिब्बत के रिलीजियस लीडर जिनको दलाई लामा बोला जाता है, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने शरण मांगी थी, अजाइलम मांगा था, और इंडिया ने उसको ग्रांट कर दिया था। जिसकी वजह से चाइना बोलता है कि इंडिया हम लोगों के खिलाफ है, और चाइना को ये अजाइलम पसंद नहीं आया था। जो दूसरा था सिक्किम इशू, जब इंडिया सिक्किम को अपने टेरिटरी के अंडर में लेने लगा, तो चाइना ने बोला कि इंडिया जो है वो एक्सप्रेशनिस्ट, मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है सोवियत यूनियन की मदद से। मतलब इंडिया और यूएसए का अच्छे फ्रेंड थे, तो इसलिए चाइना ने बोला कि इंडिया अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है सोवियत यूनियन की मदद से। और इंडिया की दो टेरिटरीज थी, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। चाइना बोलता था कि ये दो टेरिटरी मेरे अंडर में आती है, लेकिन इंडिया बोल रहा था नहीं, ये मेरे अंडर में आती है। तो 1962 में फाइनली वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्युपाई कर लिया था। और चौथा ये चाइना एड टू पाकिस्तान। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी 1965 और 1971 के वॉर में। लेकिन अब धीरे धीरे इन दोनों के रिलेशन सुधर रहे हैं। बहुत सारे, पहला चाइना की लीडरशिप चेंज हुई थी, इन लोगों की रिलेशंस कैसे सुधर रहे हैं। चाइना की लीडरशिप चेंज हुई थी और वो आइडियोलॉजिकल के बदले कोऑपरेटिव हो रहा था। पहले
जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया है। ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि जो बॉर्डर प्रॉब्लम है उसको सुधारी जाए। फिर टेक्नोलॉजी में भी दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो इंटरनेशनल अरीना में जो हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए बिडिंग करते हैं, तो दोनों ने बोला कि हम दोनों साथ में बिडिंग करेंगे। इसकी वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधर रहे हैं धीरे धीरे। जिनपिंग चाइना के जो वो थे पीएम, उन्होंने भी विजिट किया है इंडिया को। तो चाइना और इंडिया ने दोनों ने स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से इंडो चाइना रिलेशन सुधर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है अगर इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप अगर बढ़ जाएगी तो वो यूएस में एज अ थ्रेट की तरह काम कर सकते हैं अगर हम लोगों की रिलेशनशिप एकदम अच्छी हो जाए। जापान के बारे में बताया गया। जापान को ऐसे बोलते हैं कि वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन में। यूएन बजट इसका डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ 1% था, सिर्फ 1% है। लेकिन इसकी जो आर्मी है, जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, उसको 7th लार्जेस्ट माना जाता है। इसकी मिलिट्री को 7th लार्जेस्ट माना जाता है, लेकिन अपना वो सिर्फ डिफेंस एक्सपेंडिचर से 1% ऑफ जीडीपी में वो करता है। इसमें OECD को मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, इसने 1964 में इसको ज्वाइन किया था। इट इज द ओनली एशियन मेंबर इन G7। G7 में एशिया की एक ही कंट्री है जो G7 में है, वो है जापान। जापान ने